अब पढ़ेंगे हम संघट, कोलिजन। ठीक है, दो वस्तुओं का आपस में टकराना या उनके मध्य अन्योन्य क्रिया, इंटरेक्शन, क्या कहलाती है, का होना संघट कहलाता है। दो वस्तुएं यदि टकराई तो वो क्या कहलाती है, संघट। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं संघट, प्रत्यास्थ संघट और अप्रत्यास्थ संघट। ठीक है, प्रत्यास्थ संघट, इलेस्टिक कोलिजन। ठीक है, प्रत्यास्थ संघट वे संघट है जिनमें निकाय का संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है। ठीक है, संवेग परिवर्तन तो होगा, दोनों के वेग में टकराएंगे, यदि दो वस्तुएं गतिमान है टकराएं तो वेग में परिवर्तन होगा, परंतु संवेग यदि उनके द्रव्यमान और वेग का गुणा किया जाए प्रारंभ में संघट के पूर्व और अंतिम में तो उतना ही रहेगा। गतिज ऊर्जा भी पहले जितनी थी उतनी ही रहेगी। ठीक है ना, तो संघट निकाय का संवेग क्या रहता है, प्रत्यास्थ संघट में संवेग और गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगी, और अप्रत्यास्थ संघट में क्या होगा, संवेग संरक्षित रहेगा किंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी। ठीक है ना, तो अब हम अध्ययन करेंगे पहले प्रत्यास्थ संघट का। ठीक है, इलेस्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, एक विमीय। ठीक है, एक ही दिशा में एक सरल रेखा, एक विमीय मतलब सभी समझते हैं, सरल रेखा में यदि कोई वस्तु गति करती है तो उसे एक विमीय गति कहते हैं। एक विमीय प्रत्यास्थ संघट पढ़ना है हमको, वस्तुएं कहाँ गति करेगी, सरल रेखा में। जब एक ही सरल रेखा में गतिशील दो वस्तुओं के मध्य संघट होता है तो इस संघट को एक विमीय प्रत्यास्थ संघट कहते हैं। ठीक है ना, माना कि अब इसको डीपली थोड़ा समझते हैं। m1 और m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं a और b हैं। ठीक है, संघट के पूर्व इनके वेग है u1 और u2। ठीक है, यहाँ मैंने लिया है u1 इज ग्रेटर देन u2। क्यों लिया है, ये मान लो वस्तु b है, ये a है, इसको a है ये और ये वस्तु b है। ठीक है ना, इसका वेग मैंने ज़्यादा ले लिया u2 को 5 मीटर पर सेकेंड और इसको ले लिया 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये तो आगे ही रहेगी हमेशा, टक्कर ही नहीं हो पाएगा, ये पीछे ही रहेगी, कम वेग से चल रही है, आगे चली जाएगी और। ठीक है ना, तो संघट करवाना है मतलब जो वस्तु A है, पहली वस्तु है, उसका वेग ज़्यादा होना चाहिए और इसका कम। ये 5 मीटर पर सेकेंड है, ये 2 मीटर, तब क्या होगा, ये धीरे चल रही है, ये फास्ट, तो ये तब जाके टकराएगी। ठीक है ना, इसलिए u1 इज ग्रेटर देन u2 लिए हैं। इनके बीच संघट होता है जिससे वे उसी दिशा में क्रमशः वेग v1 और v2 से चलने लगते हैं। दोनों टकराए तो क्या होगा, वेग में परिवर्तन होगा कि नहीं, तो संघट के पश्चात v1 और v2 हो गए उनके वेग। ठीक है, a और b के क्रमशः। संघट पूर्णतः प्रत्यास्थ लिए, वास्तव में ऐसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं ऊर्जा जो है क्षय हो जाती है। जैसे दो बॉल को टकराए तो आवाज़ आती है, तो ध्वनि ऊर्जा के रूप में कुछ जो है क्षय हो जाती है। ठीक है ना, घर्षण के कारण कुछ ऊर्जा क्षय हो जाती है। वास्तव में पूर्णतः प्रत्यास्थ कोई भी संघट नहीं होता, पर ये हम आइडियल केस लेके चल रहे हैं, आदर्श केस। ठीक है, तो संघट पूर्णतः प्रत्यास्थ है, अतः निकाय का संवेग संरक्षित रहेगा। पढ़े हैं ना, संवेग और गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो संवेग को पहले देखते हैं। संरक्षित है मतलब संघट के पूर्व जितना संवेग था वो संघट के पश्चात भी उतना ही है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, तो कुल संवेग कितना होगा, द्रव्यमान गुणित वेग पहली वस्तु का प्लस दूसरी वस्तु का द्रव्यमान गुणित वेग। संवेग की परिभाषा जानते हैं ना, तो प्रारंभिक वेग क्या है u1 और u2, और द्रव्यमान क्या है a के लिए m1 और b के लिए m2 है। ठीक है, संघट के पश्चात a का क्या हो गया है, वेग v1 और द्रव्यमान तो m1 ही है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है ना, प्लस m2 v2 b के लिए। अब m1 वाले को एक साइड लेके आ जाते हैं और m2 वाले को एक साइड, तो m1 कॉमन आया u1 माइनस u2, यहाँ m2 कॉमन आया गया v2 माइनस u1, समीकरण 1 नाम दे दिए। अब देखते हैं गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगी, तो संघट के पूर्व गतिज ऊर्जा और संघट के पश्चात गतिज ऊर्जा दोनों बराबर है। ठीक है ना, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र पता है हमको 1/2 mv²।
तो कुल गतिज ऊर्जा, तो दोनों जो वस्तुएं हैं उनकी गतिज ऊर्जा बराबर संघट के पश्चात दोनों की कुल गतिज ऊर्जा 1/2, ठीक है ना, सूत्र तो पता है ना सबको, 1/2 m1u1 स्क्वायर ए के लिए, 1/2 m2u2 स्क्वायर बी के लिए इज इक्वल टू 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 स्क्वायर। ठीक है, m1 वाले को पुनः एक जगह लेके आइए, m2 वाले को एक जगह, m1 1/2 कॉमन निकल के दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, m1u1 स्क्वायर m1v1 स्क्वायर बचेगा। ठीक है, दोनों में से m1 कॉमन निकालो, यहाँ से m2 कॉमन निकालो। ठीक है, इसको समीकरण 2 नाम दे दिए। समीकरण ये जो 2 है उसको समीकरण 1 में ये जो आया है उससे भाग देने पर तो हमारे पास जो क्वांटिटी है समीकरण 2 में उसको ऊपर लिख दिए, समीकरण 1 में जो क्वांटिटी है उसको नीचे लिख दिए। ठीक है ना। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सभी को पता है, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही लगा दिए हैं। m1 से m1 कट गया, m2 से m2 कट गया, ऊपर में फॉर्मूला लगा दिए, तो u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1, ठीक है ना, और v2 प्लस u2, v2 माइनस u2, ठीक है, जो माइनस वाला है वो कट जाएगा, क्या बचेगा, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। ठीक है, अब प्रारंभिक वेग वाले को एक साइड लेके आओ, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक है, अपेक्षिक वेग पढ़े ना हम लोग, उसमें क्या होता है, वस्तु A का वेग मान लो v1 है, वस्तु B का वेग मान लो v2 है, तो अपेक्षिक वेग कैसे निकालते हैं, v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1, ए के सापेक्ष बी का अपेक्षिक वेग या बी के सापेक्ष ए का अपेक्षिक वेग, ऐसे ही निकालते हैं ना माइनस करके। तो ये भी देखो उसी प्रकार से है, u1 माइनस u2 ए के सापेक्ष बी का अपेक्षिक वेग, ठीक है ना, या बी के सापेक्ष ए का अपेक्षिक वेग। ठीक है, तो ये अपेक्षिक वेग को दर्शा रहा है। कौन सा अपेक्षिक वेग, पास आने का अपेक्षिक वेग, और ये दूर जाने का अपेक्षिक वेग है। ठीक है ना, संघट के पश्चात वस्तुएं क्या होंगी, दूर दूर चली जाएंगी, संघट में पास आएंगी तभी तो संघट होगा, तो ये पास आने का अपेक्षिक वेग, ये दूर जाने का अपेक्षिक वेग, दोनों बराबर होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्यास्थ संघट में पास आने का अपेक्षिक वेग दूर जाने के अपेक्षिक वेग के बराबर होता है, तो इस प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं हम। ठीक है, अब संघट कैसा होगा, ठीक है ना, उसकी गणना करेंगे, तो पहले वेग निकाल लो भाई। ठीक है, वस्तु A का वेग निकालते हैं। ठीक है, संघट के पश्चात वेग, तो A का वेग क्या है, v2 है ना, सॉरी v1 है ना, तो A संघट के पश्चात वेग v1 का मान निकालना है, तो इसका इस्तेमाल कीजिए, v2 की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से v1 का मान निकालना है तो v2 की वैल्यू पुट करो, v1 का मान आ जाएगा, तो v2 बराबर पक्षांतर कीजिए u1 माइनस u2 प्लस v1, संवेग वाला जो समीकरण आया है, ठीक है ना, उसमें मान रख दो v2 का, तो v1 का वैल्यू निकल आएगा। तो हमने v2 का मान पुट कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, अब u1 वाले को u1 के पास, v1 वाले को v1 के पास, ठीक है, u2 वाले को u2 के पास लेके आते हैं, तो v1 वाले को एक साइड रखते हैं, बाकी सारे क्वांटिटी को एक साइड, तो m1 u1 माइनस m2 u1, ठीक है ना, ये वाला माइनस m1 v1 को इधर लेके गए तो पॉजिटिव में हो गया, यहाँ m2 v1 है उसके पास रख दिए, v1 वाले को एक साथ रखना है ना, इसको यहाँ लेके आइए m2 u2, और ये एक और है m2 u2, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, इधर आके दोनों जुड़ भी जाएंगे, 2 m2 u2, और दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, u1 कॉमन निकलेगा, m1 माइनस m2, यहाँ दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, v1 कॉमन निकलेगा, इसी की तो वैल्यू चाहिए v1 की, तो हमारे पास क्या आएगा, अपॉन में चला जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोगों ने v1 का मान निकाल लिया,
इसके बटे में सेपरेट कीजिए, इसके बटे में कीजिए, ठीक है। तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यहाँ क्या होगा 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। u1 को बाहर रखें, u2 को बाहर रखें, ठीक है। द्रव्यमान वाले को एक साथ ले लिए, समीकरण 4 नाम दिए। वैसे ही b का वेग निकालना है तो अपेक्षिक वेग वाला जो सूत्र निकला था ना, यहाँ से v1 की वैल्यू निकाल लो। v1 की वैल्यू v2 प्लस u2 माइनस u1 आ गया, ठीक है। v1 का मान पुनः समीकरण 1 में रखने पर संवेग वाला जो समीकरण आया था ना उसमें, ठीक है, ये वाला जो समीकरण आया था हमारे पास, ये समीकरण 1, यहाँ v1 का मान रख देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, पुनः u1 वाले को एक साइड लेके आओ, u2 वाले को एक साइड लेके आओ, v2 वाले को एक साइड रख दो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से आएगा, ठीक है ना बेटा, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। v1 और v2 का हमको काम है, इसलिए मैंने पुनः इन समीकरणों को यहाँ लिख दिया है, 4 और 5 को, ठीक है। अब केसेस देखेंगे हम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि दैनिक जीवन में हम देखते भी हैं, अनुभव भी किए हैं। जब दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान समान हो, मतलब m1 बराबर m2 हो, ठीक है, तब क्या होगा? जब दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान समान है, m1 बराबर m2, तो यहाँ मैंने m1 बराबर m2 रखा समीकरण 4 में, तो ये दोनों तो ज़ीरो हो जाएगा। m1 की जगह m2 रखो तो ये ज़ीरो नहीं हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा ज़ीरो हो गया। यहाँ m1 की जगह m2 रखो तो 2m2 हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, u2 बस बचेगा क्या, तो इसलिए v1 बराबर आया है u2, ठीक है ना। वैसे ही m1 बराबर m2 रखो तो यहाँ m1 बराबर m2 रख दिए, तो 2m2, ये दोनों कट जाएगा, u1 बचेगा, और ये m1 और m2 दोनों जीरो हो जाएंगे, ठीक है, बराबर है क्योंकि माइनस किए, तो केवल u1 बचेगा। तो u1 बराबर v2 बराबर u1 आ गया, ठीक है। तो समीकरण 4 और 5 का उपयोग करके हम लोगों ने ये निकाला। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है हम देखने से, तो जब समान द्रव्यमान की दो वस्तुओं में प्रत्यास्थ संघट होता है, ठीक है, तो वे अपने वेगों को परस्पर बदल लेते हैं, ठीक है। ये दोनों समान द्रव्यमान की वस्तुएं हैं, 5-5 किलोग्राम के, ठीक है। तो यदि दोनों में टक्कर होगा तो ये मान लो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों में टक्कर होगा तो दोनों अपना वेग बदल लेंगे, ये 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा और ये 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा भी हुआ है u1 u2 हो, u1 क्या हो जाएगा v2, ये u1 है, ये v2 हो जाएगा, इसका संघट के पश्चात ये वेग, और ये है u2 और v1 हो जाएगा, u2 v1 हो जाएगा, ठीक है। दोनों अपना वेग बदल लेंगे, ठीक है। तो देखो फिजिक्स से क्या क्या चीज़ें हमको पता चलती है, वेग में क्या परिवर्तन होगा वो पता चल गया, ठीक है। यदि m2 द्रव्यमान की वस्तु विरामावस्था में है, a और b दो वस्तुएं हैं, a और b, और ये जो है विराम में है, विरामावस्था, ठीक है, तो इसका वेग u2 बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तो समीकरण 4 से u2 बराबर 0 रखो तो ये वाली क्वांटिटी आएगी, समीकरण 5 में u2 बराबर 0 रखो तो इतनी क्वांटिटी बस बचेगी। तो v1 बराबर और v2 बराबर हमारे पास और समीकरण मिल जाएगा 6 और 7, ठीक है। तो यहाँ से अब इसमें हम कंडीशन लगाएंगे, ये विरामावस्था में है और दोनों के द्रव्यमान समान है, ठीक है, दोनों के द्रव्यमान समान है ए और बी के, और बी क्या है, विरामावस्था में है। विरामावस्था के लिए वेग के लिए व्यंजक तो आ गया है, ठीक है ना, और दोनों के द्रव्यमान भी हम लोगों ने समान ले लिया है, m ले लिए है, ठीक है। तो v1 क्या हो जाएगा, यहाँ से ये m1 माइनस m2, मतलब दोनों बराबर है, m कट गया 0, ठीक है ना, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से ये क्या होगा, v1 का वेग 0 हो गया, v2 का मान कुछ आएगा, m हो गया ना, m रखो तो 2m,
कैंसल, u1 बस बचेगा। ठीक है, अब इसको देखने से क्या समझ में आ रहा है, समान द्रव्यमान की दो वस्तुओं के प्रत्यास्थ संघट में यदि दूसरी वस्तु स्थिर अवस्था में है तो संघट के पश्चात पहली वस्तु विरामावस्था में आ जाती है तथा दूसरी वस्तु पहली वस्तु के वेग से चलने लगती है। इस परिस्थिति में अधिकतम गतिज ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है ना, ये वस्तु विरामावस्था में है, ये 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगी, इससे टकराएगी तो ये u1 0 है ना, ये u1 और ये u2। ठीक है, तो ये स्थिर अवस्था में आ जाएगी। v1 संघट के पश्चात वेग को v1 से दर्शाते हैं, ये 0 हो जाएगा और v2 कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये उतने ही वेग से गतिशील होकर आगे बढ़ने लगेगी और ये रुक जाएगी। ठीक है, संघट पूर्णतः प्रत्यास्थ होना चाहिए। ये इस स्थिति में अधिकतम गतिज ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और इसका उपयोग हम लोग करते हैं रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में। हम लोग जानते हैं यदि नाभिकीय जो प्रक्रिया है स्टार्ट हो गई तो उसको रोकना बहुत कठिन होता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या करते हैं, न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए हाइड्रोजन या भारी जल का उपयोग करते हैं। ये क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान लगभग समान रहता है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, विरामावस्था में प्रोटॉन को रखते हैं, न्यूट्रॉन तो गतिशील है, तो न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन से टकराकर अपनी गतिज ऊर्जा पूरी इसको स्थानांतरण कर देते हैं प्रोटॉन को, और न्यूट्रॉन जो है उसकी गति धीमी हो जाती है, एकदम से रुक नहीं जाता पर धीमा हो जाता है। अतः प्रोसेस जो है नाभिकीय क्रिया वो थोड़ी कम हो जाती है या संयमित रहती है, लगातार नहीं तो बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। इस तथ्य का उपयोग कि एक वस्तु को विराम में रख दो, दूसरी वस्तु को गतिशील रखो, दोनों को टकराओ तो क्या होता है, पहली वस्तु विराम में आ जाती है, दूसरी वस्तु गतिशील हो जाती है। ठीक है ना, यदि वस्तु B का द्रव्यमान m2 तथा A का द्रव्यमान m1 है की तुलना में नगण्य हो। ठीक है, ये A है, ये B है, ये बहुत बड़ा बॉल है, ये बहुत छोटा सा बॉल है, तब क्या होगा, तो समीकरण 6 और 7 का उपयोग करेंगे। अभी भी वस्तु B जो है विरामावस्था में है ना, स्थिर है, तो वेग हो जाएगा v1 बराबर u1, नगण्य है m2 तो उसको 0 ले लो, इसको भी 0 ले लो, नगण्य मतलब लगभग 0 के बराबर, तो ये दोनों हट जाएगा, m1 अपॉन m1 बचेगा ना। ठीक है, m1 बटे m1 कट गया। ठीक है, तो हमारे पास u1 बचा, यहाँ भी m2 को नगण्य मान लो। ठीक है, m2 0 हो गया तो 2m1 डिवाइडेड बाई m1 बचा, m1 से m1 कटेगा, 2u1 बचेगा। तो हमारे पास आ जाएगा v1 इज इक्वल टू u1 और v2 इज इक्वल टू 2u1। दुगने वेग से ये संघट हुआ, ये जितने वेग से चल रहा था उससे दुगने वेग से ये चलने लगेगा। भाई हम लोग देखे भी हैं, भारी वस्तु हल्की वस्तु से टकराएगी तो क्या होगा, हल्की वस्तु ज़्यादा वेग से चलने लगेगी। ठीक है ना, क्यों ज़्यादा और कितने वेग से, तो u1 जो मतलब पहली वस्तु जितने वेग से चल रहा है उसके दुगने वेग से चलने लगेगी। जब भारी वस्तु किसी हल्की वस्तु से टकराती है तो भारी वस्तु उसी वेग से चलती रहती है, भारी वस्तु अपना वेग से चलता रहेगा, परंतु हल्की वस्तु भारी वस्तु के दुगने वेग से चलने लगती है। ठीक है ना, यदि वस्तु A का द्रव्यमान m1 वस्तु B के द्रव्यमान की तुलना में नगण्य हो, अब A छोटा हो गया, B बड़ा हो गया, ये स्थिर है ना, और तब क्या होगा, यहाँ से देखिए इसको, ये 0 हो जाएगा। अब m1 m2, तो ये m2 कटा, माइनस बस बचेगा, तो माइनस u1 आ गया, v1 बराबर, यहाँ से m1 जो है नगण्य हो गया 0, m1 को नगण्य माने है ना, देखो यहाँ से m1 नगण्य है तो ऊपर वाला को एज इट इज रहने दो, नीचे वाला क्या हो गया लगभग 0, तो m2 बस बचेगा। ठीक है, तो 2m1 डिवाइडेड बाई m2,
और ये क्वांटिटी क्या है, द्रव्यमान m2 बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, ठीक है ना, ये है कि नहीं, m2 बहुत बड़ा है, m2 बहुत छोटा है, तो बहुत कम वेग से क्या होगा, इसका वेग जो आएगा v2 बराबर वो बहुत कम आएगा भाई, 1/1000 करोगे, ठीक है ना, ये 1 किलोग्राम का है, ये 1000, ठीक है, किलोग्राम का है, तो बहुत कम मान आएगा ना, तो v2 को लगभग 0 ले सकते हैं हम, बहुत कम वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने से, तो उसको लगभग 0 ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास इससे अब क्या समझ में आ रहा है, तो जब हल्की वस्तु भारी वस्तु से टकराती है, कोई बॉल जो है एक दीवार से टकराएगी इस प्रकार से, ये हल्की वस्तु, ये भारी वस्तु ए है, ये बी है, दीवार से टकराएगी तो क्या होगा, इससे टकरा कर पुनः लौट जाती है, ठीक है, यही तो, इसलिए तो माइनस का उपयोग हुआ है, तो टकराएगी तो पुनः विपरीत दिशा में लौट जाएगी उसी वेग से जिस वेग से आई थी, ठीक है, 5 मीटर से आई है तो 5 मीटर से टकराई वेग से और पुनः विपरीत दिशा में लौट आएगी, इसलिए माइनस लग गया है, इसलिए, और किस वेग से, जिस वेग से टकराई है, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है ना। और या तो भारी वस्तु में हल्का सा वेग में परिवर्तन होगा या लगभग 0, दीवार अपनी जगह से हिलता है क्या, नहीं, वो तो स्थिर ही रहता है। मान लो एकदम दीवार ना हो के कोई भारी बॉल है तो हल्का सा उसके वेग में परिवर्तन होगा, बहुत कम, लगभग 0 के बराबर, ठीक है ना। जब, तो इसको लिख लेते हैं, जब हल्की वस्तु भारी वस्तु से टकराती है तो उसी वेग से विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ कर देती है, जबकि भारी वस्तु लगभग स्थिर रहे, ठीक है।